स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। प्रकृति का चौतरफा हमला शुरू हो गया है। कहीं पर आसमान से आग की बारिश हो रही है तो कहीं तूफान से तबाही मची है। ग्लेशियर का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। समुद्री सतह का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से जो संतुलन बिगड़ा है उसकी भयानक तस्वीर अब दुनिया के सामने आने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग अब अलार्मिंग स्तर पर पहुंच गया है और अगर अभी इससे नहीं निपटा जाता है तो 2030 तक तापमान में 1.5% तक स्थायी तौर पर ज्यादा और बढ़ जाएगा। जंगलों के घट रहे आकार और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन ने इस चैलेंज से निपटने की चुनौती को और भी बढ़ा दिया है। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को नजरअंदाज किए जाने की वजह से पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। साल दर साल धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और इस बात की लगातार आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर इस पर फौरन गौर नहीं किया गया तो धरती आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। हीट वेव से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है और धरती पर मंडरा रहे इस खतरे का दूरगामी असर बेहद ही भयानक है। इससे बचने के लिए ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है। धरती के बढ़ रहे तापमान पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, प्रकृति का इशारा, पृथ्वी पर खतरा। ग्लोबल वार्मिंग का असर। धरती वासियों पर कहर। कहीं बरस रही आग, कहीं चक्रवाती तूफान। कहीं खिसक रही जमीन। बिगड़ा प्राकृतिक संतुलन। कहीं बाढ़, कहीं सूखा। ग्लोबल वार्मिंग कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले कई सालों, दशकों से ये लगातार बढ़ती जा रही है। ये तो दिल्ली, एनसीआर या नॉर्दर्न इंडिया में इस बार टेम्परेचर जब ऑलमोस्ट 52 टच आ गया तो लोगों की नींद खुली कि ये क्यों हो रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। और कारण क्या है? एक ही कारण है कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है कि जो ग्रीन हाउसेस का जो गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउसेस गैसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह गैसेस होती हैं, ये बढ़ती जा रही हैं। और चूँकि कोई ऐसा निदान नहीं किया जा रहा बाई किसी भी देश के द्वारा, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, वो ये बढ़ता ही जा रहा है। और ये न केवल हमारे इंडिया में, all across the earth, even the rich nations also, western nations also, Africa also, Europe also, हर जगह बढ़ रहा है। पिछले दशक में देखें तो कई ऐसे साल हुए जो उस समय तक के सबसे गर्म साल रहे हैं। हालांकि 2016 के बाद थोड़ी सी नरमी दिखी, पर पिछला साल अब तक का सबसे गर्म साल साबित हुआ है और यह अपने पिछले सबसे गर्म साल से 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान ज़्यादा रहा है। पिछले साल इसलिए और अभी जो मौजूदा दर हो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब अभी पृथ्वी का औसत तापमान पिछले औद्योगिक क्रांति के बाद से, जब से तापमान मापन शुरू हुआ है 1850 के बाद से, तो 1850 और 1900 के बीच के औसत के वार्षिक तापमान से लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। और ये सारा पिछले 150 सालों में हुआ है। इस सारे पीछे हमारी अपनी गतिविधियाँ रही हैं।
सर्दी, गर्मी, बारिश, सब कुछ का वक्त बदलता जा रहा है। मौसम के बदलने का कोई तय वक्त नहीं रह गया। मौसम में आने वाली तब्दीली के साथ ही मुश्किलें भी बढ़ने लगती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बेवक्त मौसम में तब्दीली दर्ज हो रही है। इसकी वजह से धरती पर कई तरह के बदलाव दर्ज हुए हैं, जो कि इंसानी जिंदगी के लिए खतरे की घंटी हैं। आमतौर पर भीषण गर्मी या फिर भीषण बाढ़ या तूफान से तबाही दशकों बाद मचती थी, मगर अब इसके आने का कोई वक्त नहीं रह गया। अब इसका ड्यूरेशन कम होता जा रहा है और इससे प्राकृतिक संतुलन बुरी तरह से बिगड़ता जा रहा है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स के बढ़ने से कई तरह की सेहत से जुड़ी परेशानी भी बढ़ने लगी है। हवा में अगर इसके पार्टिकल्स 1000 पर मिलियन से ज्यादा होने पर सर दर्द, चक्कर आना और बेहोशी का कारण भी बन जाते हैं। इसके साथ ही दम घुटने से मौत की आशंका भी बनी रहती है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में ये गिनती 365 से बढ़कर 420 पार्टिकल्स पर मिलियन हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग का असर किसी क्षेत्र, किसी एक या दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी चपेट में पूरी दुनिया है और इससे जान माल का ही नुकसान ही नहीं हो रहा, बल्कि इस वजह से आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की मार। ग्लोबल वार्मिंग अब अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच चुका है। प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है और मौसम का पूर्वानुमान अब पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। प्रकृति ने धरती के विनाश का इशारा देना शुरू कर दिया है और इसकी चपेट में पूरी दुनिया है। कहीं आग, कहीं तूफान तो कहीं चक्रवात ने दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। प्रकृति के साथ होने वाले खिलवाड़ का ये नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग की रिपोर्ट बताती है कि 2010 के मुकाबले 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक कम करना जरूरी है, लेकिन इसमें कमी होने के बजाय लगातार बढ़ोतरी ही दर्ज हो रही है। इसी का नतीजा है कि धरती तेजी से गर्म हो रही है। जिस तरह से वातावरण में असामान्य परिवर्तन दर्ज हो रहा है, उसे देखते हुए यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2030 तक धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और ये पहले से लगाए गए अनुमानों से 1 दशक पहले का वक्त है। ग्लोबल वार्मिंग के अलार्मिंग स्टेज में पहुंचने का असर समुद्री जलस्तर में भी दिखाई दे रहा है। 1901 से 1971 के बीच समुद्री जलस्तर के बढ़ने का औसत 1.3 mm प्रति वर्ष रहा। वहीं 2006 से 2018 के बीच ये बढ़कर 3.7 mm प्रति वर्ष हो गया। 1901 से 2018 के बीच वर्ल्ड लेवल पर जलस्तर में 0.15 से 0.25 मीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पहले जहां 4 से 5 दशकों के बाद भीषण गर्मी, भीषण बाढ़ या फिर सूखे की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन अब इसका ड्यूरेशन काफी कम होता जा रहा है। इससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान और आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है। जो आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, नंबर 1 तूफ़ान ज़्यादा आते हैं, फ्लड्स ज़्यादा आते हैं, अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं, वो सब ये दिखाते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की जो प्रॉपर केयर होती है, जो हमारी अर्थ की, वो नहीं हो रही। हम सब कई गलतियां कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी गलतियां हैं जो ये ग्रीन हाउस एमिशंस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, उससे जो सूरज की जो रोशनी की जो गर्मी होती है, वो जैसे ही धरती पूरी तरह इन गैसेस से कवर हो जाती है, तो जो सूरज की जो तपिश होती है वो कैप्चर हो जाती है। अब पूछा जाएगा कि होगा क्या? होगा ये कि जब अगर हम इसको नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं समुद्र का स्तर नीचा जाता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, लोगों की तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिविजुअल लेवल पे भी, सरकार के लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा जिससे हम कुछ निजात पा पाएँ। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दरअसल सूर्य की किरणों से जितनी ऊर्जा जमीन पर पहुंचती है, उसके 50% हिस्से को धरती सोख लेती है, 23% वातावरण में घुल मिल जाता है और बाकी वापस अंतरिक्ष की तरफ चला जाता है। प्रकृति इस बात को सुनिश्चित करती है कि धरती से जाने और सूर्य से आने वाली एनर्जी में संतुलन कायम रहे।
लेकिन ग्रीन हाउस गैस जितनी तादाद में रिलीज हो रही है वो ऊर्जा को सोख लेती है और वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने के कई कारण हैं, एक ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा शहरीकरण। ये दोनों मिलकर हीट वेव आइलैंड को तैयार कर रहा है। प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने से हर साल धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और इससे जमीन को जलाना शुरू भी कर दिया है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में मिलियंस एकड़ जमीन आग से झुलस चुकी है। जमीन के जरूरत से ज्यादा गर्म होने की वजह से कई सेक्टर पर इसका असर देखा जा रहा है। इसमें सबसे अहम एग्रीकल्चर सेक्टर है। धरती पर बढ़ रहे तापमान और जमीनी पैदावार में गिरावट की वजह से दुनिया की एक बड़ी आबादी अकाल की चपेट में है। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया भर में कोहराम। ग्लोबल वार्मिंग के असर से धरती का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं है। दुनिया आपदाओं से जूझ रही है। कहीं तूफान चक्रवात है, कहीं बाढ़ है तो कहीं कुछ और है। अमेरिका के पश्चिमी तट पर गर्मी चरम पर है। असामान्य गर्मी के कारण यहाँ की 69 मिलियन एकड़ जमीन आग में झुलस चुकी है। इसमें से 33 मिलियन एकड़ महज कैलिफोर्निया में जल गया है। 1970 के दशक के मुकाबले कैलिफोर्निया में जलते जंगलों का सालाना क्षेत्र 5 गुना बढ़ा। गर्मियों के दौरान ये 8 गुना बढ़ गया। ये सब बढ़ते तापमान के साथ पेड़ों और घास के सूखने के कारण है। उत्तरी ध्रुव में अलास्का से साइबेरिया तक, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तक और पूर्वी एशिया से पश्चिम प्रशांत महासागर के तट तक चल रही है। भारत में 21.4% जंगल आग से प्रभावित है। पिछले साल आग की 29,547 घटनाएं दर्ज की गई थी। उत्तराखंड में दावानल फटा था। अफगानिस्तान में आई बाढ़ में 190 लोग मारे गए। इसके साथ ही नेपाल, चाड, सेनेगल, सूडान, नाइजीरिया, केनिया, बुर्किना फासो, घाना, पाकिस्तान, कैमरून, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, वियतनाम और युगांडा बाढ़ से प्रभावित थे। धरती पर मंडरा रहे खतरे के बीच करोड़ों लोगों की शिनाख्त अकाल पीड़ितों के रूप में की गई है। ये सब इस बात का इशारा करते हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आपदा से ग्रस्त ना हो। जलवायु परिवर्तन का एहसास हमें बहुत पहले ही हो चुका था। आधी सदी पहले ही हम समझ चुके थे कि हमारे पृथ्वी बदल रही है, पर हमें झिझक थी इस बात को स्वीकारने में कि ये हमारे अपने गतिविधियों के चलते बदल रही है। और नतीजा ये हुआ कि हम 50 साल पिछड़ गए। अभी भी लीपापोती ही चल रही है वैश्विक स्तर पर। हालांकि जब हमने 2012 के असेसमेंट रिपोर्ट में इस बात को स्वीकारा कि पृथ्वी की जलवायु बदल रही है और ये बदलाव पृथ्वी के प्राकृतिक कारणों से नहीं, मनुष्य की गतिविधियों से हो रहा है, तब से थोड़ी सी तेज़ी आई है। बातचीत के स्तर पे, कागज़ के स्तर पे बहुत तेज़ी आई है। तकनीक के स्तर पे भी हमने काफ़ी प्रगति की है, पर अभी भी एक अड़ियल रवैया है। पूरा विश्व 2 खेमों में बटा हुआ है। एक विकसित देश, दूसरी तरफ विकासशील देश हैं जिनकी अपनी मांग हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं। दूसरी तरफ विकसित देश हैं जिनके अपने उत्सर्जन इतने ज़्यादा हैं, पर फिर भी वो सब चाहते हैं कि सब कुछ बराबरी में तय हो, जो कि संभव नहीं है। और इसी टसल में मामला पिछड़ता जा रहा है। मौसम की बेरुखी अपनी जगह कायम है। मौसम का मिजाज अब स्थिर नहीं रह गया है। आसमान से बरस रही आग ने जल, जंगल और जमीन पर अपना असर डालना शुरू कर दिया है। मौसम में दर्ज हो रही तब्दीली से पूरी दुनिया वाकिफ है और इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दी जाने वाली बार बार की चेतावनी को नजरअंदाज करने का ही नतीजा है कि जलवायु परिवर्तन के जिन खतरों की ओर इशारा किया जा रहा था वो अब दिखाई देने लगे हैं। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर को अगर अभी से फिक्स करने की कोशिश की जाए तब भी इसमें 2 से 3 दशक लग जाएंगे। और इतना ही, समुद्री सतह के बढ़ रहे जलस्तर को नियंत्रित करना भी एक बड़ा चैलेंज है। मतलब साफ है कि अगर अब इस मामले में ढीला ढाला रवैया अपनाया जाता है तो जलवायु परिवर्तन से निपटने की सारी कोशिशें बेकार साबित होंगी। मौसम की मुश्किल स्थिति। यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट दुनिया भर के देशों के लिए चेतावनी है। भारत भी इस पैनल का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में धरती की जलवायु और इकोसिस्टम का आकलन किया। इसमें चौंकाने वाली ये बात सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन के जिन खतरों का भविष्य में आने की आशंका थी
वो पहले ही दिखने लगे हैं। बार बार मिलने वाली चेतावनी पर गौर न किए जाने का ही असर है कि अब इसकी भरपाई मुश्किल नजर आने लगी है। उदाहरण के तौर पर समुद्र के बढ़ते जल स्तर को वापस लाने में अब शायद सैकड़ों या हजारों साल लग जाएंगे। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड और धरती का तापमान बढ़ाने वाली दूसरी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी जलवायु परिवर्तन के असर को ज्यादा घातक होने से बचाया जा सकता है। फिर भी ग्लोबल टेम्परेचर्स को स्थिर करने में 20 से 30 साल लग जाएंगे। हालांकि हवा की क्वालिटी में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सभी देशों को इस पर सहमति दिखानी होगी। हर जगह पे, चाहे वो ओवर पॉपुलेशन हो, चाहे वो एमिशंस ज़्यादा हों, जो फॉसिल है यानी कि जो फॉसिल हम जलाते जा रहे हैं, चाहे वो कोल हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गैसेस हो, उनको हम बहुत ज़्यादा जलाते जा रहे हैं। उससे ये एमिशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कहने को डेवलपमेंट करते हैं, हाँ जी हमारी पावर बढ़ाने के लिए हमें पावर ज़्यादा पैदा करनी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता है और उससे हमें नुकसान होता जा रहा है। अगर हम चाहें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें। कैसे कम करें? हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे। हम एयर कंडीशनर्स ज़्यादा चला रहे हैं, हम कारें ज़्यादा चला रहे हैं, हम ग्रीन कवर को ख़त्म करते जा रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। हर जगह नई सड़क बननी है तो पता चलता है कि 1000 पेड़ काट दिए गए, लाखों पेड़ काट दिए गए। तो कहीं ना कहीं चाहे शहर के लेवल पे, चाहे देश के लेवल पे, चाहे इंटरनेशनल स्तर पे, हमें कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य करना पड़ेगा जिससे हम इस ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो हमने एक टारगेट रखा है कि पृथ्वी का जलवायु 1.5 डिग्री के तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रोका जाए। अब बहुत हो तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर तो नीचे ही रखा जाए। ये ऐसा रखा ये इस सदी के अंत तक का हमारा ये लक्ष्य है। और ये इसलिए रखा गया है कि पृथ्वी का तापमान अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी जो कि पिछली परिस्थिति में हम नहीं जा सकते हैं। यानी कि वो बदलाव जो होगा वो हमेशा के लिए होगा। और उस बदलाव का सबसे पहला निशाना और कोई नहीं, हमारी मानव जाति होगी। मानव जाति को इस पृथ्वी पे जीवन यापन के लिए कई सीमाएं निर्धारित हैं। एक तरह से मनुष्य का जीवन जो है प्रकृति के एक अंडे के खोल में है और हम लोग उसी अंडे के खोल को तोड़ रहे हैं। जब तापमान 1.5 डिग्री और 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ेगा तब हमारे कृषि योग्य भूमि कम हो जाएंगे, उत्पादकता प्रभावित होगी, आपदा के इतने सारे आयाम सामने आएंगे जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की चुनौती अपनी जगह कायम है, तो दूसरी तरफ जंगलों के आकार को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन प्राकृतिक संतुलन को दुरुस्त करने की कोशिशों के बावजूद जंगलों का आकार तेजी से सिमटता जा रहा है। 12 मेगा बायोडायवर्सिटी जोन में शामिल भारत का प्राकृतिक संतुलन भी लगातार बिगड़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और मेघालय तक जंगलों का आकार छोटा होता जा रहा है। जंगलों को हो रहे नुकसान का संकट अब गहराता ही जा रहा है। हीट वेव यानी लू जैसी घटनाएं अब आम हो गई हैं और ठंड का वक्त भी लगातार कम होता जा रहा है। गर्मी में लगातार बढ़ोतरी, जलस्तर में गिरावट और जंगल और जानवरों की सफाई ने प्राकृतिक संतुलन को बुरी तरह से बिगाड़ के रख दिया है। भूकंप, तूफान, जमीन का खिसकने जैसी घटनाएं अब इस बात की ओर इशारा है कि धरती अब खतरे में है और इसका सीधा सा असर इंसानी जिंदगी पर भी पड़ रहा है। जंगलों का नुकसान। बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से भारत दुनिया के 12 मेगा बायोडायवर्सिटी जोन में आता है। भारत में भी हिमालय अपने फॉरेस्ट कवर के चलते हॉटस्पॉट क्षेत्र में शामिल है। 1988 की वन नीति के तहत हिमालयी राज्यों के फॉरेस्ट कवर कुल जियोग्राफिकल एरिया का 67% होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का फॉरेस्ट कवर महज 10.14% रह गया है। हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर एरिया भी 26.37 तक सिमट कर रह गया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2003 की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 की तुलना में बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से दुनिया के सबसे ज्यादा फॉरेस्ट क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट में 8,955 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट का नुकसान हुआ है।
अरुणाचल प्रदेश में महज 2 वर्षों में 1181 वर्ग किलोमीटर, असम में 2695 वर्ग किलोमीटर, मणिपुर में 963 वर्ग किलोमीटर, मेघालय में 755 वर्ग किलोमीटर, मिजोरम में 1587 वर्ग किलोमीटर, नागालैंड में 1389 वर्ग किलोमीटर और त्रिपुरा में 385 वर्ग किलोमीटर जंगलों को नुकसान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में आई सघन वनों में 500 वर्ग किलोमीटर की कमी भी ज्यादातर दार्जिलिंग की हिमालय क्षेत्र की है। उत्तराखंड और मेघालय में भले ही वनावरण बढ़ा हुआ दिखाया गया है, मगर 2011 से लेकर 2013 तक 2 साल की अवधि में उत्तराखंड में सघन वनों में 56 वर्ग किलोमीटर तथा मेघालय में 86 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बढ़ रही हैं और उन घातक गैसों को पीकर ऑक्सीजन छोड़ने वाले जंगल सिमट रहे हैं। जंगलों को होने वाले नुकसान का असर अब गंभीर होता जा रहा है। हीट वेव यानी लू जैसे थपेड़ों की घटनाएं और इसका समय से पहले ही ज्यादा बढ़ गया है। 1950 के बाद से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी का काल हर साल देखा जा रहा है। ठंड का समय लगातार कम और कमजोर होता जा रहा है। मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा जलवायु परिवर्तन ही ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक असर के लिए जिम्मेदार है। इस पर तुरंत लगाम नहीं लगाई गई तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई मुश्किल हो जाएगी। जो विकसित देश हैं वो कंज्यूम भी ज़्यादा करना चाहते हैं, वो विकास भी ज़्यादा करना चाहते हैं, वो दबाव डालते हैं अंडर डेवलप्ड नेशंस पे और डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया पे, आप ये ना करो, आप ये ना करो, आप ये ना करो, वो ना करो। वो खुद सब कुछ उल्टा करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अकल आज बहुत जल्दी आनी चाहिए इंटरनेशनल स्तर पे, क्योंकि इंटरनेशनल कोई गवर्नमेंट नहीं होती अलग से, कोई एजेंसी ऐसी नहीं होती जो दबाव डाल सके। दे आर ऑल इंटरनेशनल एजेंसीज जो कॉपरेशन के लिए होते हैं। सो देयर हैज़ टू बी एन इंक्रीज इन कॉपरेशन अमंग नेशंस कि वो एक दूसरे की सुने, वो कहीं ना कहीं हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें, ग्रीन हाउस एमिशंस कम करें, डेवलपमेंट हो, ग्रीन कवर बढ़ाया जाए। इफ़ ओनली इसके साथ साथ हम ये सीख जाएं कि इतना करने के साथ हमें पेड़ और लगाने हैं, तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे दिन अगर हम ये कसम खा लें कि हमें ये सब करना है, तो कहीं ना कहीं हम आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी पृथ्वी है, इसको हम रहने लायक छोड़ देंगे। नहीं तो जो अभी तक दिख रहा है इट इज़ अ टोटल डिज़ास्टर, जिसके ऊपर हम बैठे भी हैं और जिसको हम और बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे बड़ा असर होने वाला है पृथ्वी के समुद्र का तापमान जो बढ़ रहा है, उससे पूरे मौसम, पूरे पृथ्वी के स्तर पर मौसम बदलेंगे, जिसकी शुरुआत हो ही चुकी है। और ताज़ा घटना है कि पहले जिस संख्या में हमारे यहाँ चक्रवात आते थे, उससे बड़ी तेज़ी में अब चक्रवात आ रहे हैं। दूसरा, जो विकासशील और विकसित देशों के बीच का जो मामला है, विकसित देश समझते थे कि वो इसके अछूते रह जाएंगे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से, पर अब जलवायु परिवर्तन का संकट उनके यहाँ दस्तक दे चुका है। नहीं तो जर्मनी की बाढ़ सबको याद होगी, कैलिफोर्निया की आग सबको याद होगी, ऑस्ट्रेलिया का पूरा जंगल लगभग तबाह होने की स्थिति में आ गया, आग सिडनी तक पहुँच गई। ऐसे चक्रवात से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमेशा सामना करता रहता है। तो अब शायद परिस्थिति ऐसी बने कि हम चेतें, हम इस बात को स्वीकार करें कि ये हमारी साझी लड़ाई है, हमें मिलकर लड़ना होगा। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी अपनी, हर देश की अपनी क्षमता क्या है, उसको उस क्षमता के अनुसार उनसे भागीदारी सुनिश्चित करानी होगी। ये कागज़ पे आसान लगता है पर उतना ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो हमारी सबसे आखिरी जो जलवायु समझौता है, पेरिस जलवायु समझौता, काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट के स्तर पे, पर अभी बहुत सारी कमियां हैं कई स्तर पे। तो हम अभी अपना लक्ष्य नहीं, कई देश तो अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाए हैं। प्राकृतिक संतुलन को दुरुस्त किए बगैर धरती की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। धरती की सुरक्षा के लिए ग्लोबल वार्मिंग की वजहों पर खास तौर से ध्यान देना होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को जीरो स्तर पर लाना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए विकसित और विकासशील देशों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय एकजुट होकर एक नीति और एक पृथ्वी के मंत्र पर अमल करना होगा। दरअसल इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनाकर सबकी जिम्मेदारी तय करने से ही इसका हल निकाला जा सकता है।
अभी तक इसके लिए तो कोशिशें हुई हैं, लेकिन वो काफी नहीं हैं और तमाम देशों का ये कहना है कि वो तय मानकों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी जलवायु परिवर्तन खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है तो एक बार फिर से दुनिया को ठहर कर इस पर विचार करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और फिर किसी भी कोशिश के कामयाब होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। चुनौतियां और समाधान। मौसम में आकस्मिक और एक्सट्रीम वेदर की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अब 2 या उससे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप एक साथ भी दिखने लगा है। हीट वेव और सूखे की घटनाएं एक साथ कहर ढा रही हैं। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों का मानना है कि अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा या ग्लोबल वार्मिंग की 1-2 वजह ही नहीं है, लेकिन अब मानव गतिविधियों के असर और तीव्रता का ज्यादा बेहतर तरीके से आकलन किया जाता है, ताकि बेहतर गंभीर आपदाओं की संभावनाओं का समय रहते अनुमान लगाया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और जीवन स्तर की क्वालिटी एक दूसरे से जुड़ी है। एक समस्या का समाधान करने से जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक तरक्की अपने आप ज्यादा बेहतर हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से सीएफसी गैसों का उत्सर्जन कम रोकना होगा और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा या ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिनसे सीएफसी गैसें कम निकलती हैं। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हानिकारक है और इनसे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बढ़ाती है। इन इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे। वाहनों में से निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। पेड़ों की कटाई रोकनी होगी और जंगलों के संरक्षण पर जोर देना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को इस सदी के अंत तक सीमित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कार्बन उत्सर्जन में भारी और तुरंत कटौती करनी होगी। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल के साथ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर तुरंत लगाम लगानी होगी। दुनिया का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है उसे देखते हुए अगले कुछ दशकों में इसके 1.5 से 6% तक बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालात के खराब होने का अंदाजा भी इससे लगाया जा सकता है कि यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी अगर तत्काल बहुत कम भी कर दिया जाए तो भी तापमान में बढ़ोतरी को फौरन कम करने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसका समाधान भी इसी स्तर पर निकलेगा। प्रकृति का इशारा पृथ्वी पर खतरे के इस हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।